नमस्कार, मैं सुस्मिता मुखर्जी बुंदेलखंड के खजुराहो के पावन भूमि से मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सिनेमा जगत के कुछ अनकही किस्से। सो जॉइन मी इन कॉन्वर्सेशन एज आई टॉक टू दिस इनक्रेडिबल मेन एंड वुमेन ऑल बिहाइंड द स्क्रीन। सी यू देयर। अब आप अपने बारे में मुझे बताइए। देखिए इंटरनेट में तो है, तो वो वाले बातें मत बताइए। हमें पता है आपने एनएसडी से भी, आपने एनएसडी भी कोर्स किया या नहीं? एनएसडी में एग्जाम में था मैं सन 2000 में। अच्छा। जो मैंने अप्लाई किया, इसके पहले मैं एक्ट 1 में था। मेरा बड़ा मन था कि मैं एक्ट 1 में थे एनके शर्मा पंडित जी के साथ। तो मेरा बड़ा मन था कि कौन से साल का है ये? मेरे साथ ये थे विनोद नाड़ी थे, शक्ति सिन्हा थे और मनीष वर्मा था जो बाद में एनएसडी में हुआ। अच्छा। मनीष था। आप छोड़ चुके थे तब तक। आप बहुत, हाँ, आप काफी पहले पास आउट हो गए। अब मैं 3 में पास आउट हुए। तो आप बहुत पुराने हैं लेकिन लगते नहीं है। माफी चाहूंगा। हम बुजुर्ग कैटेगरी में। नहीं कल जो समीर भाई का जो इंट्रोडक्शन कराए तो लोग बोले बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं बहुत। अरे मैंने कहा इतने भी सीनियर नहीं है जितना आप बता रहे हो। यंग काम बहुत किया है इसलिए अनुभवी आर्टिस्ट है, बहुत सीनियर नहीं है। तो मैं एनएसडी के लिए अप्लाई किया था सन 2000 में। अच्छा। 10 नाटक करने थे। बचपन में पिताजी का देहांत हो गया था। मेरे पिताजी मजदूरी करते थे और हम 6 भाई बहन वहीं पे अपना अमौली फतेहपुर हरियाणा की नहीं, ये यूपी में है। ये चित्रकूट से 2 डिस्ट्रिक्ट छोड़कर। अच्छा। बांदा और फतेहपुर। अच्छा, तो अपन बुंदेलखंड के ही। हाँ, तो इसीलिए तो मैं कल बोला वो माइक लेके मैं यही पड़ोस का हूँ। तो फिर बचपन में एक बार हमारे यहाँ कोई मिनिस्टर आए थे हेलीकॉप्टर से। अच्छा। और मैं 4वीं 5वीं में कुछ रहा हूँगा। तो सब लोग उस पॉलिटिशियन को देखने नहीं जा रहे थे। मैं जानबूझ के नाम नहीं उनका बोल रहा हूँ। हेलीकॉप्टर देख रही, वो हेलीकॉप्टर सब देखने जा रहे हैं। मतलब क्या हुआ? बोले हेलीकॉप्टर देखने जा, हेलीकॉप्टर आ रहा है। कौन आ रहा है उससे उनको मतलब नहीं था। तो मेरे मन में बचपन में एक ललक हो गया, यार हेलीकॉप्टर में बैठने को कैसे मिलेगा। बोले यार नेता बनो या अभिनेता बनो, वही हेलीकॉप्टर में घूमते। तो मैं नेता, यार मैंने कहा वो थोड़ा सा मेरे को जमता नहीं। पता नहीं क्यों बचपन से नेता और उसके प्रति वो मिला जुला अनुभव है और धारणा बनी हुई है। अब तो खैर बहुत सारे फिल्म वाले लोग भी नेतागिरी में आने लगे हैं, राजा भाई भी हैं। तो मैं सोचता हूँ कि भविष्य में कुछ ऐसा अगर ऐसा रहा तो अपन देखेंगे। अच्छे लोगों को आना चाहिए। हम लोग बाहर से खाली गाली देते रहे तो वो कैसे होगा। अपने को अपना घर है, अपना देश है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है हम भी अपने देश को सुधारें। बिल्कुल। जिसके तहत बहुत सारे लोग चुनाव लड़े और जीते भी इस बार, चाहे सनी देओल हो, चाहे हेमामालिनी जी हो, रवि किशन हो, ये बहुत सारे लोग मतलब अब लोग आ रहे हैं। या अगली बार राजा भाई भी लड़ेंगे, जीतेंगे ही, हमको मालूम है जिस तरह का उनका फैन फॉलोइंग है। तो अखबार हमारे घर में, मेरे घर में अभी भी मेरे बड़े भाई अभी भी मजदूरी करते हैं, छोटा भाई अभी भी मजदूरी करता है। अपनी खेती है? कुछ नहीं, खेतिहर मजदूर हैं। खेत वही तो मैं बता रहा हूँ कि पिताजी मतलब मजदूरी। एक मिट्टी का घर था, 4 दीवारी मिट्टी की होती थी और मिट्टी की ही छत होती थी। उसी में 6 भाई बहन को छोड़ के पिताजी खत्म हो गए। एक 150 रुपए की साइकिल छोड़ गए थे और करीब 3-4 टोकरी भूसा होगा और एक भैंस थी। इतना छोड़ के मैं, ना कोई खेती थी। मम्मी पहले हाउसवाइफ थी, बाद में फिर वो खेतिहर मजदूर हो गई। खेतों में वो लोगों का निरौनी गोड़ौनी जो बोलते हैं कि वो निराई गुड़ाई वाला काम करने लगी। तो हाँ, अब उस एज में आज भी मेरे घर में टीवी नहीं है, रेडियो नहीं। आज भी जाता हूँ घर पे तो ना टीवी है, ना रेडियो है, ना अखबार आता है। तो ऐसे घर में तो दूसरे की दुकान में मैं अखबार पढ़ने चला जाता था। वहाँ एक बार मैंने नसीर साहब का इंटरव्यू पढ़ लिया। उन्होंने एनएसडी के बारे में लिखा हुआ था। बस वो दुकान वाले को रिक्वेस्ट किया दूसरे दिन कि आज का अखबार आपका बासी हो गया, ये मेरे को दे दो। वो कटिंग मैंने रख लिया। इंटरमीडिएट करने के बाद ग्रेजुएशन में जब मैं गया तो मैं फिर एनएसडी तो कहाँ पे आप इंटरमीडिएट कहाँ किया? गांव पे किया, अपने गांव में। वही अमौली में किया है। मतलब बड़ा गांव बड़ा है। अच्छा। गांव बड़ा है पर वो सोच थोड़ा सा वैसी है। तो मतलब आप किसी को बताओ कि मैं एक्टर बनूंगा तो वहां तो लोग हीरो बनना समझते हैं और वही चला मुरारी हीरो बनने और उस तरह के धारणा। बाकी भाई पढ़े लिखे नहीं, मैं ही खाली। मैंने इंग्लिश लिटरेचर से आप कौन से? हाँ, कानपुर यूनिवर्सिटी। हाँ, इंग्लिश लिटरेचर से एमए किया मैंने। कमाल है। कैसे ये जर्नी कैसे रही? तो पिताजी के देहांत के बाद ये हुआ कि ये खाएंगे क्या, कुछ तो है नहीं। तो उस समय 2 रुपए किलो जवारी मिलती थी और शायद गेहूं महंगा होता था, 3 रुपए किलो या 4 रुपए किलो कुछ मिलता था। और अब उल्टा हो गया, गेहूं सस्ता हो गया, जवारी महंगी हो गई है। क्योंकि अभी आज वो रेशेदार खाना और वो सब चालू हो गया। तो हम दोनों भाई, मेरी माँ ने रिक्वेस्ट किया वहाँ के जो ठेकेदार थे कि यार हमारे बच्चों को ले जाया करो मजदूरी के लिए। तो मैं 7-8 साल 10 साल की उम्र में हम लोग मजदूरी करने जाते थे। तो हमारे यहाँ तभी ब्लॉक बना था तो उसकी बाउंड्री बन रही थी, कई एकड़ में गल्ला मंडी बन रही थी उसकी बाउंड्री। तो हम लोग वहाँ जाके
तसले में वो मसाला और ईंटा जाके उनको देते थे। गुम्मा पाड़ना, हाँ, या वो सब। करना, मतलब वो हाँ, मजदूरी वाला काम। तो थोड़े दिन किया, फिर उसमें पढ़ाई छूट गई। मैं प्राइमरी में पढ़ता था, तो फिर ये हुआ कि ऐसा कुछ, छोटे थे एकदम। हाँ एकदम छोटा था, कोई ले ही नहीं जाता, तो बाल मजदूरी के डर के चक्कर में। लेकिन मेरी माँ ने हाथ पैर जोड़े तो लोग ले जाने लगे। तो फिर मेरे को लगा यार पढ़ाई छूट गई, मेरे को तो हीरो बनने का है, कैसे होगा। तो मेरे बड़े भाई ने कहा अच्छा एक काम कर। मैं 1 साल फिर पढ़ाई छोड़ के सिलाई सीखा। तो सिलाई में क्या था, सवेरे से मैं स्कूल जाता था, 4 बजे स्कूल से आता था, फिर सिलाई की दुकान में जाता था। तो मैं कारीगरी, उसको बोलते हैं कारीगर, आप शर्ट और लेडीज सूट ये सब बनाने लगा था मैं। तो शाम को 4 बजे से रात के 9 बजे तक वहाँ काम करता। तो जितना पैसा बड़े भाई मजदूरी में लाते थे उतना पैसा मैं सिलाई से ले आता। तो दोनों मिलके घर को चलाने लगे। फिर पढ़ाई और सिलाई साथ साथ चलने लगी। फिर बड़े भाई वो मिस्त्री हो गए राजगीर, तब उनकी शायद 150-150 रुपये तनख्वाह हो गई थी, या 100 रुपये कुछ। तो बोले, मैंने कहा मेरा पढ़ने का मन है। तो बोले फिर पढ़ो तुम। तो फिर मैं पढ़ाई करने के बाद ग्रेजुएशन के लिए कानपुर यूनिवर्सिटी गया, और फिर वहाँ पे मैं वही अखबार की कटिंग लेके NSD के गेट पे पहुँच गया। बड़ा मज़ेदार किस्सा है। तो वहाँ के जो सिक्योरिटी वाले थे, मैंने कहा मेरे को डायरेक्टर साहब से मिलना है। तब बजाज साहब थे वहाँ पे डायरेक्टर। बोले क्यों? मैंने कहा मेरे को इसमें एडमिशन करना है। तो बोले पढ़ाई हो गई आपकी, ग्रेजुएशन कर लिया? मैंने कहा नहीं, अभी तो मैं इंटर किया। बोले ग्रेजुएशन करो और 10 नाटक करो, तब आप उसमें आप फॉर्म भर पाओगे, होगा कि नहीं होगा उसकी गारंटी नहीं है। फिर मैंने कहा यार हम नाटक कहाँ करें, तुम ही लोग सिखाओ तो हम नाटक करें, हमको बोले ऐसे यहाँ नहीं सिखाते। तो थिएटर देखा है मैंने, मैं थिएटर सिनेमा को समझ रहा था, थिएटर उसको बोला जाता है। फिर इसके बाद मैंने कहा आप ही कुछ, वॉचमैन को मैंने बोला आप ही कुछ रास्ता निकालिए ना प्लीज़। तो उन्होंने VK शर्मा को बताया कि यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप अलग अलग थिएटर करते हैं, उनसे आप मिलिए। तो VK शर्मा साहब तब गंजे हो गए थे, वो ग्लमलेटा स्कूटर थी, वो बोले उन्होंने बताया आइडेंटिफिकेशन, एक गंजा सा आदमी शाम को स्कूटर लेके आएगा, वो VK शर्मा है, वो उसको मिल लेना, उसके साथ करना। तो फिर मैं उनके साथ बच्चों का थिएटर के लिए मैंने उनको हाथ पैर जोड़े, उन्होंने मेरे को रखा। वो खिलौना थिएटर करके चलाते थे, बच्चों का थिएटर, जो मैक्सिमम भवन में रिहर्सल किया करते। उसमें सब छोटे बड़े हर तरह के बच्चे आते थे। तो मैं पर्दे के पीछे वाले सारे काम करता था। फॉर एग्जांपल चाय लाना है, उनकी जो वाइफ थी उनका नाम मेरे को याद नहीं, भूल गया हूँ मैं, वो भी NSD से, VK की वाइफ, वो भी NSD से ही है, एक्ट्रेस हैं वो भी। तो उनके लिए सिगरेट लाना, चाय लाना, बच्चे को पोटी कराना, वो कराना, वो सब। और उनके वो जो पोस्टर मैनेजर टाइप पर पर्दे के पीछे, हाँ। तो मेरे को लगता था किसी बहाने मेरे को यहाँ रहने को सीखने को मिलेगा। फिर उनके जो पोस्टर होते थे, फिर पोस्टर जगह जगह सारे थिएटर का चिपकाना, वो सब चलता रहा। फिर मैंने कहा मेरे को तो कुछ करने को मिल ही नहीं रहा। फिर मैंने रिक्वेस्ट किया पंडित जी को, लोगों ने बोला हाँ पंडित जी बोलते हैं, तो उनको रिक्वेस्ट किया। तो उन्होंने तब तक थोड़ा पैसा लेना शुरू किया था। 2000-2500 रुपये कुछ लेते थे एक मुश्त एक बार में। तो बोले ऐसे लड़के रुकते नहीं, भाग जाते हैं, सबको लगता है सबको मैं स्टार बनाने का मशीन हो गया हूँ, तो सब मेरे यहाँ करते हैं और भाग जाते हैं। तब ये सुहानंद किरकिरे साहब और ये सब लोग वहाँ जाते थे। तो म्यूजिक चित्ररंजन त्रिपाठी उस समय 3rd ईयर में थे, तो वो गाना वाना बजाने के लिए। तो एक दिन ये सुहानंद किरकिरे साहब आए थे, तब ये साउथ में ज़्यादा कुछ कर रहे थे। तो एक हारमोनियम गले में बांधा, आओ साथी सपना देखे की रिहर्सल चल रही थी। बोलो कैसे छोड़कर जाएंगे दरो दीवार बतला दो, और तुम्हारा समा छोड़ जाएंगे कैसे अरे यार बतला दो, ऐसा कुछ गाना था। वो सारे गामा पाधनी ऐसे बजाया। तो मेरे उसमें बहुत देर तक प्रयास किया। तो VK बोला अरे ये फटा मांस, इसके चक्कर में मत पड़ो, हटो, इसको कुछ नहीं आता, नया है अभी लड़का। अरे बोले ट्राई तो करने दे। तो मैं कहीं गलती से गा गया हूँगा, मेरे को पता है। आए पंडित जी धाड़ धाड़ करके मेरे को मारे काफ़ी, मेरे कान का पर्दा फट गया, और मेरे को दवाई लेने भी नहीं जाने दे रहे। उनका तो बहुत, मतलब आर्मी वाला, अब यार आपने सुना हो तो बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, अभी तो पता नहीं। तो मैंने बोला जब ये रिलीज़ हुआ पंडित जी को फ़ोन करके कि पंडित जी देखिए। फिर मैं NSD अप्लाई किया, खैर उन लोगों से बोल के, उन लोगों ने रेफरेंस लेटर, तूने अच्छा गा लिया, तू जो अच्छा गा गया, तेरे ऊपर 4 घंटे मेहनत की है, तू सो जाएगा गधा, फिर से कल तेरे पे फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा। मेरे को पता ही नहीं था। तो फिर मैंने किसी तरह के NSD अप्लाई किया, लोगों के रेफरेंस लेटर लेके। नाटक पढ़े मैंने बहुत, तब तुलसी सदन में लाइब्रेरी थी। तो मैं रहते कहाँ थे आप? रहने का तो बड़ा नहीं, सड़क पे नहीं, एक सिलाई का कारखाना था। तो वहाँ एक बैग ले जाके रख देता था कि भाई तुम्हारे यहाँ मैं कारीगरी करूँगा। तो 2 चीज़ों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था कि आपको रहने के लिए घर लेने की ज़रूरत नहीं है, उसी कारखाने में आप पॉकेट मनी भी मिल जाता, और थोड़ा बहुत कमा लोगे तो बस का किराया निकल आता था। तो ऐसे करके चलता था। फिर जब NSD अप्लाई किया तो रिटर्न और वो हुआ, आपको तो पता ही होगा कि वो 4 सेंटर से 20 लोग आते हैं। तो मेरे ही ग्रुप में पंकज भाई भी थे, पंकज त्रिपाठी, इनामुल हक, बदरुल इस्लाम चार्ली और हेमंत खेर, श्याम पाठक, श्याम किशोर, ये सब एक ही ग्रुप में थे हम लोग। तो उस अब जब 4 दिन का वर्कशॉप हुआ तो लास्ट में अभिमंच में एक वो रहता है ना, वो इम्प्रोवाइजेशंस वाला जो 4 दिन का सेशन होता है, बंसी कौल साहब थे उसमें।
तो उस दिन कुछ तो गड़बड़ हुआ मेरे से, मेरे को लगा कि अभी मेरा सिलेक्शन और सब लोग बड़ा उसमें जोश में होते हैं कि मेरा हो जाए, इसका ना हो। वो कंपटीशन का भावना अलग भावना होता था एनएसडी का। एनएसडी मतलब तोप चीज़, तो सब उसी प्रयास में लगे। तो सब थोड़ा ओवर एक्टिंग भी करते थे, ओवर रिएक्ट भी करते थे। उस दौर में ऐसा होता ही था कि मेरे को देखे भाई टीचर, जो मेरे को देखे, मेरे को मार्क दे तो मेरा सिलेक्शन, इसका ना हो, मतलब इसका, क्योंकि उतने में ही लड़ना है ना, अभी तो उतने ही बचे। सही बात है। तो गला काट कंपटीशन, तो पंकज भाई ने वहाँ पे लौंडा नाच किया था अभी मंच में। मैंने एक कविता सुनाई थी, बजाज साहब को कविताएं बहुत पसंद थी, तो मैं होता है ना कि थोड़ा यार इम्प्रेस करने के लिए डायरेक्टर को थोड़ा कविताएं सुना दूंगा। तो एक कविता सुनाई, तो वो आए पीछे से ऐसे ऐसे हाथ करते हुए, गुड दिलीप, अच्छा अगली बार हो। मैं समझ गया कि मेरा अब जो है नहीं होगा। वहीं मेरे को पता, फिर दूसरे दिन लिस्ट लगी तो देखा उसमें फिर श्याम पाठक, श्याम किशोर, हेमंत का हुआ, 3 आदमी का नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, पंकज भाई का नहीं हुआ, इनामुल का भी नहीं हुआ। अगले साल आना, सब लोग दुखी बैठे वहीं हॉस्टल में, क्या करें क्या। वहीं मुझे पता चला भारतेंद्र नाट्य अकेडमी के बारे में, अच्छा बीएनए के बारे में। तो मैंने कहा अच्छा, बोले यहीं के लोग जाते हैं। हमारे साथ रविंद्र दास सर ने किया, किंग लियर किया, बहुत सारे लोग गए, बापीदा गए, सब लोग वहाँ फैकल्टी, विजिटिंग फैकल्टी में सब लोग आते हैं। वहाँ मैंने अप्लाई कर रखा था। अच्छा, इधर उसके थिएटर के चक्कर में इंग्लिश लिटरेचर से एमए करा, तो मेरा बड़ा मन था कि मैं लोगों को बताऊं कि मैंने अंग्रेजी साहित्य से एमए किया। उसमें मैं फेल हो गया। वापस पढ़ाई के चक्कर में दोबारा मेरा एप्लीकेशन तो फिर कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रहे थे कानपुर? नहीं, रेगुलर वहाँ वो कानपुर यूनिवर्सिटी में ऐसा था कि वो आप एडमिशन करा दो, एग्जाम के टाइम पहुँच जाता था, और वहाँ बाइबा में मैं लोगों को स्पीच सुनाता था। मेरे को उसके सब्जेक्ट के बारे में मत पूछो, मैं तो वो लोग खुश हो जाते, अच्छा है आया यार दिलीप कुछ सुना। क्या करता हूँ, पता लगा शेक्सपियर का कोई वो प्ले है, उसका एक स्पीच पढ़ के उनको इनएक्ट करके देखो, उनको बड़ा मजा आता था। वो अच्छे नंबर दे देते थे, अच्छा बड़ा मजेदार। हाँ, फिर जो है दूसरे साल मेरा एनएसडी में फॉर्म टाइम पे पहुंचा नहीं, इन लोगों का पहुंच गया। अब जब टाइम पे नहीं पहुंचा, कुरियर से भेजा और तो मिस हो गया। फिर बीएनए में मैंने एग्ज़ाम दे के रखा था, तो फिर बीएनए में भी मेरे को वेटिंग में लिया उन्होंने 2001 में ही। तो मैंने कहा यार मैं इनसे पिछड़ जाऊंगा, तो आप चूँकि दोस्ती हो गई थी, हाँ ये आगे निकल जाएंगे, इनका अगर पहले को मैं अगले साल ये मेरे को धौ जमाएंगे, मेरे सीनियर हो जाएंगे। तो फिर बीएनए में चला गया। इत्तफाकन बीएनए का उस समय ये फिल्म बंधु बन रहा था, सब्सिडी वगैरह, जया बच्चन जी अध्यक्षा थी, तो वो माहौल बना कि जैसे एनएसडी एफटीआई जाता था ट्रेनिंग के लिए, जब ये नसीर साहब और ये लोग जाया करते थे, तो ये बंद हो गया था बीच में, करीब 20 साल तक 25 साल तक बंद रहा। वो हमारे बैच से शुरू हुआ कि लास्ट सेमेस्टर जो है एफटीआई में, तो हमको बड़ी खुशी हुई कि चलो यार ये अच्छा हो गया कि एक बोले थिएटर वाले जाते सब फिल्मों में ही हैं, तो इसको इनको क्यों ना, तो हम लोगों की हाँ ऐसे कोलैबोरेट कर दो। तो हम लोगों की जो ट्रेनिंग का पैसा है वो फिर फिल्म बंधु ने दिया था, एफटीआई को पेमेंट किया, और हम लोगों को वहाँ का लास्ट सेमेस्टर वहाँ पे हमारी पढ़ाई हुई। एनएसडी में भी 1 महीने की हमारी सीनिक डिज़ाइन की क्लासेस हुई। जब ये छुट्टियों के दौरान सब लोग चले जाते हैं, हाँ। तो बोले तुम लोग अगर चाहो तो हम तुमको वहाँ सीनिक डिज़ाइन पढ़ा सकते हैं। एनएसडी में अच्छा, बीएनए से एनएसडी 1 महीने के लिए उसके लिए, और 4 महीने के लिए एफटीआई। वेरी नाइस। तो हमको सब जगह पढ़ने को मौका मिल गया इस बहाने। तो वो कर आके फिर बम्बई आ गए। हमको लगा कि बम्बई में तो सब अभी तो मतलब होता ही ना, स्कूल से अकेडमी से निकलने के बाद कि सब डायरेक्टर प्रोड्यूसर लाइन लगा के खड़े होंगे, बाद में पता चलता है आपको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो वहाँ भी बड़ी हालत ख़राब, कुछ समझ में नहीं आया। तो 15 दिन में फिर मैं वापस हो गया। वहाँ भी रहने खाने की समस्या, कहाँ से घर, भाई बम्बई में तो डिपॉजिट, तो सब फिर वापस चले गए। फिर वापस में दिल्ली आया। तो दिल्ली में चूंकि 4-6 लोगों को जानता था, तो वहीं श्री राम सेंटर के बाहर खड़ा था। तो 1-2 लोग थे, तो उनको मैंने पूछा यार कुछ काम हो तो बताओ। तो 1-2 नुक्कड़ नाटक किए वहाँ पे कुछ लोगों के साथ। फिर एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, बीटीएल एडवर्टाइजिंग, आरसी अंडम करके नाम था। तो वो लोगों को, वो थिएटर वाले लोगों को लोग के माइक में एंकरिंग के लिए उन्हीं लोगों को प्रेफर करते थे। तो वहाँ मैं एक ऑडिशन देने चला गया, JK1 JK2 में कहीं उनका ऑफिस था। तो उन्होंने बोला ये तो अच्छा करता है, तो इसी को ले लो। तो फिर मैं पूरा हिंदुस्तान तहसील लेवल पर तक घूमा हूँ। 400 रुपये मिलते थे उसमें मुझे, दिन के 400 रुपये। जितने दिन काम करोगे तो बहुत था उस दौर में। तो फिर मैं सब जगह वो सारे ब्रांड का, सारे टीवी चैनल्स के लाइव शोज, वो गाड़ी बना के मॉडिफाई करके उसके प्रचार प्रसार के लिए जगह जगह जाते थे। तो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश। इम्प्रॉम्प्टू बोलना पड़ता था या कुछ स्क्रिप्ट था? नहीं, थोड़ा सा ब्रीफ वो देते थे अबाउट द ब्रांड, अबाउट द प्रोडक्ट, वो ब्रीफ देते थे। फिर इसके हिसाब से मैं अपना स्क्रिप्ट खुद डेवलप करता था, और फिर उसमें से थोड़े चुटकुले डाल दिए, थोड़ी शायरी डाल दी, थोड़ी कविताएं डाल दिया। तो लोगों को एंटरटेन करना, लोगों को क्राउड पुल करना, वो फिर धीरे धीरे फिर अच्छा। खाना पीना उनका नहीं,
उसी में से खाना पीना हम निकाल। पर वो लेकिन फिर धीरे धीरे एक टूर के बाद वो पैसा बढ़ाने लगे। तो पैकेज होता था, कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने का टूर है, 2 महीने का टूर है, तो फिर वो 400 रुपये से फिर वो 1 साल के अंदर वो 2000 भी आया। क्योंकि वो मेरी परफॉर्मेंस देख के कि नहीं अच्छा करता है तो करते। तो फिर 1-2 साल वहाँ किया, फिर इसके बाद ये चलो बम्बई चला जाए। तो फिर बम्बई आए तो 5000 रुपये, एक छोटी सी चटाई, एक होल डाल में बिस्तर जैसे आर्मी वाले, वो लेके 4-6 लोग दोस्त उसमें पार्टनरशिप में वहीं रहे। महाड़ा में रहे, मुझे NNP वो सारे NNP में रहे, जैसे दिल्ली में सारे दुखिया जमुना पार, ऐसे पहले सब ये नाला सुपारा बम्बई और NNP वनराई, जहाँ पर वो सब लोग जहाँ रहते थे, तो वैसे रहे। तो रितम आया उस दौरान, रितम श्रीवास्तव, जो मेरा ये म्यूजिक से कुछ भातखंडे से पढ़ के गया था। तो होता है कि रूम शेयर करेंगे तो थोड़ा भाड़ा कम लग जाता है। तो किसी ने मेरे को रितम का नंबर दिया, बोले उसको रहना है, नया लड़का आया है। तो रितम और हम रूममेट रहे। तो तब ये सिंगिंग में कुछ करना चाह रहा था। फिर अचानक इसको एक्टिंग का मन हुआ। फिर वो डायरेक्शन में पता चला, वो प्रकाश झा के असिस्टेंट में ज्वाइन कर लिया। अखिलेश चौधरी वगैरह, अखिलेश जायसवाल वगैरह ने उसको रिकमेंड किया। तो जब जैसे मुझे पता चला कि ये डायरेक्शन में ज्वाइन कर लिया, मैं इसको खूब इम्प्रोवाइजेशंस दिखाने लगा, क्योंकि रूम में ही रहता था। मैंने कहा भविष्य में डायरेक्टर बनेगा, इसको अपना टैलेंट दिखाओ। तो मैं खूब इसको कविताएं सुनाऊं, इम्प्रोवाइजेशंस कर करके दिखाऊं। तो इसको बड़ा अच्छा लगे। बैठ रितम देख एक ये सीन में इम्प्रोवाइज करता हूँ, कुछ नाटक के सीन, कुछ कविताएं। और वो देखता था, उसके बदले मेरे को उसकी सारी गुलामी करनी पड़ती थी। उसको खाना भी बनाना पड़ता था, खिलाना भी पड़ता था, घर की सफाई भी कर, तो मैं सेक्रीफाइस करता था। वो अपना देखता था। अच्छा, वो थोड़ा डायरेक्शन में हो गया था तो थोड़ा तनक भी था। फिर वो 10 साल वहाँ ज्वाइन किया प्रकाश झा के यहाँ। राजनीति के बाद आरक्षण, वो चक्रव्यूह और बहुत सारी फिल्में की। फिर उसको लगा कि अभी एज ए असिस्टेंट, और बड़ी तेजी से ऊपर आया वो। जय गंगा जल में प्रकाश साहब ने एक्टिंग की, प्रियंका चोपड़ा और प्रकाश झा साहब। इसको काफ़ी मौका मिल गया, एक्सपोजर मिल गया उसको, वो शॉर्ट डिज़ाइन करना, कभी कभी शॉर्ट ले लेना, कभी सब कुछ अरेंज करना। तो ये सीख गया था, तो वो सेंस था। फिर इसके कुछ दोस्त थे रितम के, उनको एक फ़िल्म बनानी थी। तो ये इन्होंने फिल्म किस पे बनाए, तो इन्होंने ये जरा, उस समय बड़ा राम गोपाल वर्मा साहब का दौर चल रहा था, वीरप्पन और अब तक छप्पन और ये सब चल रहा था। तो बोले डकैत पे फिल्म बनाते हैं। तो इन्होंने बोला, क्या लोगों ने बोला, क्या डकैत पे फिल्में, इतनी तो बन चुकी हैं, शोले से बड़ी बना लोगे क्या? पान सिंह तोमर, बैंडिट क्वीन, सब बड़ी बड़ी फिल्में बन चुकी। तो हमारे जो कुछ प्रोड्यूसर्स थे, यार दोस्त ही थे, वो हमारे भी जानने वाले, रितम के भी जानने वाले, मुकेश कुमार श्रीवास्तव जो इसके राइटर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा इसको। फिर बीच में ये हुआ कि यार ये नया लड़का है। रितम ने बोला दिलीप का लुक टेस्ट करते हैं, ये जाएगा। तो प्रोड्यूसर बोले नहीं यार ये कैसे बिकेगा, मार्केटिंग कैसे करोगे? तो फिर इन्होंने बीच में मुझको ड्रॉप कर दिया और बड़े बड़े एक्टर, मैं उनके नाम नहीं लूँगा, आप अच्छे से जानते होंगे, उनको साइन किया। एक का तो कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया। फिर उनके नाम से भी पैसा नहीं आ रहा, उनके नाम से भी फिल्म नहीं बिक रही पहले। तो बोले फिर इससे अच्छा है अपन दिलीप को ही करते हैं, बजट भी कंट्रोल में रहेगा। ये वेब सीरीज की जो, हाँ, बिहार का बागी, हाँ, ये पहले फिल्म फॉर्मेट में शूट हुई। तो इसको इसी को रखते हैं तो रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा। उतना पैसा लगा के उनकी फीस दे के, और अगर नहीं बिकी तो आपका रिस्क ज़्यादा है, तो रिस्क कम करते हैं, आपकी भी ट्रेनिंग हो जाएगी, एक प्रोजेक्ट करते हैं। तो फिर इसको हमने शूट किया। तो फिर रितम की रिग्रेस ट्रेनिंग शुरू हुई। मेरे को चित्रकूट बार बार छोड़ जाए, वहीं पे रहो, वहाँ पे आदिवासियों के गांव, वहीं पे देखो क्या खाते हैं, कैसे पहनते हैं, कैसे चलते हैं, वो रिसर्च लेवल। बाल छोड़ दो, तो 4 साल तो बाल बढ़ाए, दाढ़ी बढ़ाई, और 1 साल पहले तो उसने शैम्पू बैन करा दिया, बिस्तर पे सोना बैन करा दिया, और इतनी रिग्रेस ट्रेनिंग कराई कि वो कैसे, वो जो छोटे छोटे नुआंसेस हैं वो पकड़ो, उसका डिटेलिंग करो, नोट बनाओ, मेरे को दिखाओ। फिर हम लोगों ने एक वर्कशॉप की 3 दिन की। फिर उसमें उसको लगा कि नहीं ठीक है। फिर ऐसे जाके हम लोगों ने यहाँ पे शूट किया। शूट करने के बाद इसको कोई पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत सारे लोग आए देखने के लिए, लेकिन कोई ले नहीं रहा। ये फिल्म बनाई। तो ये हुआ, क्या करें, वाईकॉम में टीम भी आया, सब लोग आए। तो बस वही इंडस्ट्री का, जैसे स्टार ड्रिवन इंडस्ट्री, स्टार ड्रिवन इंडस्ट्री है कि आपके पास स्टार हैं तो बिक जाता है कंटेंट। लेकिन लोगों ने बोला ये काम तो अच्छा है यार, लड़के। अच्छा, रितम ने क्या किया, टेक्नीशियन बहुत अच्छे अपने जान पहचान में, राकेश रंजन सर ने इसका साउंड डिज़ाइन किया, हरि नायर सर उसके DOP थे, जिनको सब नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, बहुत सारे। जैन दादा ने इसका प्रोडक्शन डिज़ाइन किया, प्रशांत नायक ने इनको एडिट किया सुभाष घई के स्कूल में, विस्लिंगवुड में। तो प्रोडक्ट तो अच्छा बन गया। तो MX को इन्होंने देखा, तो MX बोला एक काम करते हैं, इसको हम वेब सीरीज़ बनाते हैं और इसका नाम बदल देते हैं। इसका नाम पहले तानाशाह था। बोले तानाशाह तो लग ही नहीं रहा, इनोसेंट लड़का है, परिस्थिति डकैत बना और मारा गया।
और बिहड़ की कहानी और ये करता है, तो इसका टाइटल बदलो। तो फिर इसका टाइटल बदल के बिहड़ का बागी रिलीज़ किया गया। तो 26 अभी ये 27 नवंबर को रिलीज़ हुआ है। इसके पहले भी इन्होंने बहुत सीरियसली लिया नहीं, एमएक्स प्लेयर ने किसी ने सीरियस नहीं लिया, क्योंकि आश्रम इतना बड़ा सीरीज़ था और इसकी सब्सक्रिप्शन इतनी ज़्यादा हो गई एमएक्स की, 20 करोड़ सब्सक्राइबर हैं उनके। तो पहले से ना उन्होंने ट्रेलर डाला, ना पोस्टर डाला, ना कुछ किया। तो मैं बड़ा डिप्रेस नहीं, तो हम बड़ा डिप्रेस रितम से बोले यार ये तो कुछ नहीं निपटा दिया उन्होंने, मेरा तो बड़ा उम्मीदें लगा हुआ। तो बोले यार अब क्या बताएं, ज़बरदस्ती दिया गया है। तो 24 घंटे बाद जैसे इन्होंने ट्रेलर और वो डाला, एकदम इसने आग पकड़नी शुरू की। पहले उन्होंने कुछ नहीं किया, बताया भी नहीं, इसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं की। 24 घंटे बाद जो मेरे यार दोस्त थे सबको फ़ोन करना, देखो देखो एमएक्स पे आया। लोगों ने देखना शुरू किया, पसंद आई, इसने आग पकड़ लिया। अब एमएक्स का फ़ोन आना शुरू हुआ रितम के पास, अरे तुम्हारे हीरो के बारे में बताओ, मेरे को जरा बताओ क्या है। उसका आर्टिकल निकालना, फिर नवभारत टाइम्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया में फुल पेज ऐड, इतने मीम बनाने शुरू कर दिए। पता लगा 3 दिन में ऑन टॉप, ये बोले हमारे चार्ट में टॉप पे आ गया। अब उनको बड़ा मजा आया कि यार ये तो हमको यार मलाई मिल गया यार। और फिर यूपी एमपी, अब चूंकि बुंदेलखंड और ये सब उधर के लोगों को वही उसी की भाषा, वहाँ का ओरिजिनल लोकेशन, तो बड़ा मज़ा आया। और आम आदमी की कहानी और उस तरीके से कहा, तो लोगों को अंदर तक क्या होता है, आप ईमानदारी से काम करते हो तो टाइम लगता है वो, लेकिन लोगों को दिख जाता है। आजकल ऑडियंस भी होशियार हो गई, वो सब समझने लगे, दिल से हाँ, वो दिल से दिल का कनेक्शन है, तो लोगों को बहुत पसंद है। उसका रेटिंग 5 में से 3.5 स्टार है इसका। और सब ने फिर बहुत अच्छा लिखा, तो वो तब से फिर माहौल बन गया। तो अभी 15 दिन में मैं ये जो सुख भोग रहा हूँ, तो मेरे को बड़ा मतलब अप्रत्याशित लग रहा है। आपने बताया, आप बताइए मम्मी पापा, अब अभी घर के क्या है, आपने कैसे वापस किया मम्मी? अभी मैं लॉकडाउन में वहीं रहा, तो लोगों को लेकिन बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप वहीं के हो ना, वहीं के हूँ। और उसके बाद तब तक एमएक्स प्लेयर पे आया नहीं था। अभी जाएंगे तो अभी जाऊंगा तो शायद माहौल बदला हुआ मिलेगा। और लेकिन अभी आर्थिक स्थिति में कोई बहुत सुधार नहीं है सबकी, तो लेकिन अब ये है कि एक सेटिस्फेक्शन हुआ कि हमने एक अच्छा काम किया जैसा चाहते थे। अब लेकिन बहुत सारे प्रपोजल हैं जिनकी बातें चल रही हैं। एक पिक्चर है वाईकॉम 18 के लिए, ब्रेकिंग न्यूज़, हाँ, और एक पिक्चर है जैसा फिल्मों में होता है, एक पिक्चर है हमारे। क्या ड्रीम है? अभी यहाँ बैठे हो, आप अपने आप को प्रोजेक्ट करो बिल्कुल फ्यूचर में। मैं अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग किरदार करना चाहता हूँ। और जैसे सब लोग आए हैं, अब अलग अलग जो इंडस्ट्री के नहीं हैं, चाहे मनोज बाजपेयी साहब हों, चाहे इरफान साहब हों, चाहे नवाज़ भाई हों, चाहे पंकज त्रिपाठी हों, ये कोई भी, तो सबने अपना स्ट्रगल किया। सबका अपना एक एक्टिंग का स्टाइल है, उनका एक शैली है, और वो अपने तरीके से अपना सिनेमा करते हैं। तो मैं भी उसी तरीके की कहानियाँ पढ़ रहा हूँ, पसंद कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि कुछ लोग, अब क्यों लोगों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो गई है कि यार अगर आपने एक काम अच्छा किया, दूसरा गड़बड़ किया, तो आपके सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। अभी तो इसके ऊपर ही जाना है। अब लोगों का है कि आपने एक बेंचमार्क सेट कर दिया, आपको इससे ऊपर ही करना है, उसके नीचे तो करना ही नहीं। तो अभी बहुत सारे प्रोड्यूसर, जैसे अभी रक्तांचल वाले प्रोड्यूसर ने रितम को दबाव डाला कि कुछ भी करो यार दिलीप आर्या को लो इसमें। तो बोले यार वो टाइटल रोल करेगा, अभी वो उसका, अभी इसका सीजन 2 भी, अच्छा एमएक्स ने बोला इसका सीजन 2 करने के लिए, इसकी सफलता के लिए। मुझे इतनी खुशी हो रही है, मुझे लगता है मतलब इतनी खुशी हो रही है कि एक पर्सन कहाँ से, मतलब आप कहाँ से आपने अपनी स्टोरी बनाई, आपने अपनी स्क्रिप्ट लिखी, अपनी स्क्रिप्ट लिखी। ये जो एक इंसान अपनी स्क्रिप्ट अपने आप लिखता है ना, वो बहुत इंस्पायरिंग है। आप जूनियर हैं हमसे, और इस हमें बहुत खुशी हो रही है, बहुत इंस्पायरिंग है, क्योंकि यही हमारे सारे बच्चे जो सुन रहे हैं, ये सारे बच्चों की जो लाइफ है बहुत डिफरेंट रही है। पर यहाँ से आप जब आपकी जैसे स्टोरी सुनते हैं, हमारी भी, हम लोगों की भी स्ट्रगल बहुत रही है, पर हो सकता है कि आपकी स्ट्रगल अलग रही है, हमारी अलग रही है, पर वो बहुत इंस्पिरेशनल है आपकी स्ट्रगल, कि आपने हर चीज़ अपने हिसाब से लिखी है। सो आई विश यू, मतलब दिल से दुआ, दिल से ब्लेसिंग्स, आप खूब तरक्की करो। और हम सुने कि सब लोग अभी बहुत सारे लोग सपोर्ट करने लग गए हैं, बहुत सारे एक्टर भी हैं, वो बोलते हैं, जैसे समीर भाई कह रहे थे नहीं अभी तेरे साथ तो एक पिक्चर जरूर करूंगा। तो तेरा काम बहुत देखा उन्होंने, ट्रेलर पूरा वेब सीरीज देखता हूँ, अभी सवेरे जगह बोले यार देखा, बहुत बढ़िया काम किया तुमने, अपन करते हैं कुछ प्लान, तभी कुछ अच्छा सा। तो वही राकेश श्रीवास्तव ने, आपके मित्र हैं राकेश, मेरे सीनियर हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, तो बहुत, हाँ बीएनए के हैं, बहुत प्यार करते हैं। कंपनी में हम लोग ने, हमारी थिएटर कंपनी 88 से, तो राकेश भी उसमें, तो खैर बहुत पुराने वाले हैं। हाँ, तो एक पिक्चर हम और राकेश दादा ही, उन्होंने मित्रा को बोला जिन्होंने मोतीचूर चकनाचूर बनाई, तो बोले करो इनके साथ, तो वो आई, उन्होंने कहानी सुनाई है, अच्छी है, तो उसका एक सेटअप चल रहा है।
श्राक एक पिक्चर करना चाह रहे हैं, रेड आइज वाले कहानी है घुटन, वो तो भी बस सोशल मीडिया में बने रहिए, खूब यही आज का है कि आपने जो काम किया है उसको आप विजिबल रहिए। ये जो हम लोग की कॉन्वर्सेशन है, हम भी चाहेंगे कि जितनी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और जाने से पहले एक कविता आप सुनाएं, क्योंकि आप कविता लिखते हैं और आप अपनी सुनाएं या तो चढ़ती उतरती है श्रम सीढ़ियों के बीच, जीतती कभी तो कभी हारती है जिंदगी। चढ़ती उतरती है श्रम सीढ़ियों के बीच, जीतती कभी तो कभी हारती है जिंदगी। और बेचती बदन निज फुटपाथ पर कहीं, बार बार तन को संवारती है जिंदगी। और जिंदगी तो जिंदगी है, प्यार करो जिंदगी से, जिंदगी को पार भी उतारती है जिंदगी। जिंदगी तो जिंदगी है, प्यार करो जिंदगी से, जिंदगी को पार भी उतारती है जिंदगी। Thank you. Thank you very much. Wonderful, wonderful. Thank you so much, Dilip Arya, for joining me in Gift Conversation.